बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त पास्ट पेपर्स कर रहे हैं क्लास 10th कंप्यूटर्स के। ये बेसिकली प्रीवियस पेपर्स GW बेसिक के हैं, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। लेकिन आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके। तो प्रोग्रामिंग के हवाले से, लूपिंग स्टेटमेंट के हवाले से जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का हो सकता है। देखो, जो लूपिंग स्टेटमेंट लिखते हैं वो ऐसा ही लिखते हैं ना, फॉर I is less than equal to 10, I प्लस प्लस, आप लिख देते हैं प्रिंट एफ आई, ऐसे लिखते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर कुल टोटल जो चीज़ें होती हैं ना, वो चार चीज़ें। एक तो है काउंटर वेरिएबल की इनिशलाइजेशन। बताएं इसका भी आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 अप टू 10। एक चीज़ होती है इनिशियल वेरिएबल की इनिशलाइजेशन वेरिएबल। दूसरी चीज़ होती है कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। तीसरी चीज़ होती है इंक्रीमेंटल स्टेट। और चौथी चीज जो है वो आपके पास क्या है, बॉडी ऑफ द लूप। चार चीजें हो गई। ये आपके पास क्या है, बॉडी ऑफ लूप। अब ये जो चार चीजें हैं ना, ये किसी भी प्रोग्राम में तुमसे पूछी जा सकती। मसलन यहां पे देखो, नेक्स्ट आई, यहां पे कह रहे हैं 40 की जगह क्या लिखना चाहिए। क्या लिख रहा है ये, क्लियर स्क्रीन होता है CLS, इसको तो लिखे ना लिखे बराबर है। अगली स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, ये फॉर आई, यानी कि फॉर लूप चल रहा है कितनी दफा, 5 दफा। और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट इसमें, आई की इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कुछ नहीं लिखा है तो वो खुद ब खुद एक एक क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि पहले आई की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट आई का मतलब क्या है कि यहां से ये वापस लौटेगा। समझ रहे हो, पहले आई की वैल्यू 1 हुई, नीचे उतरा, जे 0 है, 0 + 1 क्या होगा, 1, जे में क्या चला जाएगा, 1। अब ये मुझे नहीं पता क्या होना क्या चाहिए, जे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन 40 पे कुछ नहीं लिखा है, मैं नहीं जानता। फिर क्या लिख लिया तुमने, नेक्स्ट आई, फिर आई की वैल्यू क्या आएगी, 2, फिर आई की वैल्यू 3, जे में ऐड। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, ये सम इज इक्वल टू सम प्लस आई वाला चक्कर हो गया, है ना। ये तमाम वैल्यू 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स को क्या करता है, सम कर देगा। प्रिंट अभी कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे 40 स्टेटमेंट ब्लैंक है। 40 स्टेटमेंट क्या है, ब्लैंक। तो ब्लैंक में अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी जाए तो मेरे पास आउटपुट आएगा ना कि क्या सही आउटपुट आ रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर ब्लैंक स्टेटमेंट में व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, इफ वी इंसर्ट दिस ब्लैंक स्टेटमेंट एंड लाइन नंबर 40। अगर मैं ये ब्लैंक स्टेटमेंट 40 पर रखूं, तुम्हें समझ में आया। यानी कि ये मैंने अभी बताया था कि लूप के अंदर 3 4 चीजें होती है ना। पहली चीज क्या हुई कि ये जो ब्लैंक के अंदर जो चीज आप लिख रहे हैं ये बेसिकली इनसाइड लूप है। इनसाइड लूप यानी कि अगर मैं किसी फॉर लूप के अंदर ये जो बॉडी ऑफ द लूप है इसको चेंज कर दूं, बाकियों को सेम रखूं, तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू 1, आई 10 और आई प्लस प्लस, आंसर क्या आ रहा है, 1 से 10। अब ये वाली स्टेटमेंट में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई × 2, अब क्या आंसर आने लगी, हो गया, फिर आंसर दे रहा होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 2 4 6 8 और 20। इसका मतलब क्या है, मैंने बॉडी को जब चेंज किया तो आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी चेंज की जा रही है। पहले कह रहा है प्रिंट एफ कराओ आई को। बताओ अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा, 1 से लेके 5। तो ऐसे लिखा आएगा 1 2 3 4। दूसरी, जब 6, जब नेक्स्ट साइड की तरफ जाएगा 6 होगा, ऊपर जाके बाहर आ,
अगर प्रिंट एफ क्या प्रिंट किया जाए जे, तो जे प्रिंट करने का मतलब क्या है, जे की वैल्यू अगर 0 है तो वन शुरू में नहीं, अब अगर मैं प्रिंट आने जाऊं तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5 जे प्लस आई, पहले जे की वैल्यू क्या थी 0, 0 प्लस आई 1, तो पहले क्या प्रिंट होगा 1, फिर जे की वैल्यू 2 ही, 2 प्लस 1 फिर क्या प्रिंट होगा 3, फिर जे की वैल्यू क्या हुई 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 5 15, ये आउटपुट आ रहा, समझे। इसका मतलब क्या है कि एक दफा ये समझे, अगर लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, अगर प्रिंट सम करा दूं तो हर स्टेप के ऊपर सम, और ये कितनी दफा प्रिंट होगा 5 दफा, क्योंकि आप कहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हैं इनसाइड द लूप, समझ रहे हैं। तीसरा क्या है का प्रोडक्ट, अगर मैं ऐसे प्रिंट एफ करा दूं तो परसेंट डी और यहाँ पे लिखा हो आई मल्टीप्लाई बाय जे, क्या लिखा हो आई मल्टीप्लाई बाय जे, तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास 1 1 सा, देखें पहले जे की वैल्यू 0 है, नीचे पहुंचोगे जे की भी वैल्यू 1 आई की भी वैल्यू 1, तो 1 1 सा 2 3 सा 6 3 सा, समझ रहे हो। इसका क्या आएगा 450, सॉरी 4 10 सा 40 और 15 5 सा 70, नहीं समझे, तो समझ में आ गया, यानी कि अभी भी कितनी वैल्यूज प्रिंट होंगी 5 होंगी, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट इनसाइड द लूप मेंशन, क्लियर हुई बात। अच्छा अगर मैं इसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिखूंगा तो देखो ऐसे लिखूंगा ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, अब बॉडी में लिखेंगे जे इज इक्वल टू जे प्लस आई, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट छूटेगी और फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे नेक्स्ट तो नहीं लिखा जाता ना, इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये वाली स्टेट। अब ये कह रहा है सपोज ये पॉइंट ए है, तो आपसे कहेगा पॉइंट ए पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट एफ आई, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ जे में और जे मल्टीप्लाई बाय, तो तुम्हें समझ में आया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें किस चीज को चेंज किया गया, जिसमें बॉडी को चेंज किया, 3 मुख्तलिफ बॉडीज बता दी गई और कहा बताओ आउटपुट क्या हो। अब ऐसे भी हो सकता है 3 मुख्तलिफ इनिशियलाइजेशन बता दिए जाए, मसलन कहते हैं कि पहले आप ये बताइए यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, ये प्रोग्राम ऐसे हो कि इधर कुछ नहीं दिया, समझ में आ रही बात बेटा, यहाँ पे क्या छोड़ दिया, बॉक्स छोड़ दिया खाली। अब ये पूरी स्टेटमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय आई लिखी हुई है सपोज, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय आई, सपोज ये आउटपुट आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि आई इज, पहला आपसे ऑप्शन आउटपुट बताइए जब आई की वैल्यू इज इक्वल टू 6 हो, दूसरा आउटपुट बताएं आई की वैल्यू 0 हो, तीसरा आउटपुट बताएं आई की वैल्यू 10, तो पहले आप क्या रखेंगे आई इज इक्वल टू 6 रख के करेंगे, तो क्या आएगा 6 7 8 9 10, फिर आई की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 से 10 तक आ जाएगा, और फिर आई की वैल्यू 10 रखेंगे तो सिर्फ 10 आएगा, समझ रहे हो। तो देखो इसी का पहले ऑप्शन के ऊपर 3 लूप्स आ गए, और इसी तरीके अभी हमने बॉडी, पहले मैंने बॉडी का आपको बताया और बॉडी के बाद किस चीज का बताया, इनिशियलाइजेशन का। अब ये बताइए यही चीज मैं यहां पर भी दे सकता हूं, यहां पे आप लिखा रहने दें आई इज इक्वल टू 1, इसको चेंज कर दें, आप लिखे पहली कंडीशन बनाओ आई इज लेस देन 5, दूसरी कंडीशन लिख दो आई इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 8 और आई इज इक्वल टू 5। अब ये आपसे कहेंगे 3 कंडीशन है बताओ, जहां पे आउटपुट नहीं आ रहा होगा वहां पे आप लिखेंगे नो आउटपुट, नहीं समझे। और तीसरा प्रोग्राम, तीसरा क्वेश्चन इसके हवाले से बन सकता है इंक्रीमेंटल, मसलन यहाँ पे लिखा हो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, यहाँ पे लिख दें, बाकी प्रोग्राम वैसे ही रहने दें, दूसरा लिख दें या फिर लिख दें आई प्लस इक्वल टू 2, दोनों का मतलब एक ही होता है ना,
या लिख दें आप i इज इक्वल टू 4 i प्लस, अगर कंडीशन में जो i इक्वल टू 5 किया तो फिर हमारी जब तक i की वैल्यू 5 नहीं आएगी तब तक वो चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट लूप लिख देंगे आप, तो एक दो वैल्यूज लिखेंगे और फिर लिख लेंगे इनफाइनाइट लूप। लेकिन हम लोग तो तब करते हैं ना जब हमारी वैल्यू ना आए भाई देखो i तो इक्वल्स टू 5 ये ऐसे लिखा होता, आप क्या करो, पहले i की वैल्यू 1 हुई, फॉल्स हो गया, तो फिर तो हम बाहर आ जाएंगे। नहीं 1 हुई, पहले ही फॉल्स हो गया, तो लूप एग्जीक्यूट करेगा, तो बाहर आ गया नो आउटपुट, तो फिर हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास वो इनफाइनाइट हो जाए। आप खुद सोचें ना, अब आप बनाइए क्या कंडीशन हो सकती है, i 1 ही रखें और आप लिखें कि वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अब जब नेक्स्ट टाइम 2 होगी फिर 3 होगी तो वो तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही रहेगा। नहीं समझे? तो ऐसा भी हो सकता है कोई लूप इनफाइनाइट आपको बता दिया जाए ऐसे, समझ रहे हैं? तो ये आ गया, स्टेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखो ये भी सी लैंग्वेज का, तुम्हें समझ में आ रहा है पहले प्रोग्राम बेसिक के अंदर किस तरीके से लूप को यूज करते थे, तो वही आपके पास। अब यहाँ पे देखिए फॉर एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 10 तक जा, तो 0 भी इंक्लूड हो गया, तो 11 दफा प्रिंट करेगा ये। यस जब 0 भी शामिल हो गया, 1 से 10 तक 10 होते हैं, 0 से 10 तक क्या होंगे 11। प्रिंट ए और एक्स, इसका मतलब क्या है कि प्रिंट हो क्या चीज, ये स्ट्रिंग है, ऐसा स्ट्रिंग प्रिंट हो, यानी कि अली स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखता हूं ऐसे प्रिंट एफ, परसेंट यहाँ पे ए है ना, तो ये प्रिंट करे किस चीज को, ए को, फिर क्या है कॉमा, फिर ये आ जाएगा कॉमा, और फिर क्या प्रिंट करे एक्स, एक्स के लिए क्या लिखूंगा परसेंट डी, और यहाँ पे बाहर क्या लिखूंगा, समझ रहे हो? एक ही वैल्यू नहीं प्रिंट करना नहीं ए की वैल्यू नहीं, ए को ऐसा स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, तो जब मुझे ए को एज इट इज प्रिंट कराना है तो मैं स्ट्रिंग के अंदर जो लिखूंगा वही प्रिंट हो जाएगा ना। वेरिएबल तो परसेंट डी की जगह उतरेगा ना वेरिएबल की वैल्यू, ये चीजें तो ऐसे ही आ जाएगी, सही। और यहाँ पे कॉमा जो डला है ना ये स्पेसेस दे देगा, तो यहाँ पे आप स्पेसेस दे दीजिएगा, कॉमा नहीं डालना। रिमूव एरर फ्रॉम द गिवन प्रोग्राम। अब इधर सी लैंग्वेज के अंदर होता ही था, जैसे आप ये काम पता है क्या हुआ इसमें, एरर कौन सा है, एक तो देखो खाली इनपुट लिखा है बगैर किसी वेरिएबल के, इनपुट लिखा है, जब इनपुट लिया जाता है स्कैन एफ करते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ स्कैन एफ परसेंट डी और यहाँ पे कुछ ना लिखूं और ऐसे करके क्लोज कर, यहाँ पे एंड वेरिएबल नहीं लिखा ना, क्यों लिखना चाहिए वेरिएबल, नहीं वैल्यू जरूरत क्या पड़ती, एंड जो परसेंट दिया यूजर को क्या पता कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या मतलब किसकी वैल्यू हमने एंटर आई की लिखी है या किसी की लिखी है। स्कैन एफ करता क्या है, इनपुट लेता है किससे, यूजर से, यूजर से। जब यूजर से इनपुट लेंगे तो उस वैल्यू को आपने होल्ड करना होगा या हवा में रहेगी, होल्ड करना होगा। तो होल्ड करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए ना, इस वजह से यहाँ पे जो वेरिएबल लिखते हैं वो यहाँ पे क्यों रखते हैं, क्योंकि जब आप इनपुट लेते हैं तो यू विल हैव टू प्लेस दैट वैल्यू इन अ वेरिएबल टू यूज इट इन योर प्रोग्राम। मैंने अगर उसे होल्ड ही नहीं किया तो मैं प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकूंगा, लिहाजा जब भी कोई चीज होगी, आप लोग क्या दूध वाला आता है, बाज दफा दूध वाला दूध जो है वो थैली में देके जाता है, लेकिन उमूमन घरों में जब दूध लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको दूध वाले का जैसे ही सुनते हैं तो पतीली ले आके देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनपुट देने के लिए आ रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई कंटेनर होना चाहिए, आप हाथ में तो लेके नहीं जानेंगे ना, हवा में तो नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब कोई यूजर आपको इनपुट दे रहा है, स्कैन कर रहा है, तो आपके पास पतीली होनी चाहिए वेरिएबल, नहीं समझे? सो सर प्रिंटफ में तो हम लोग जो परसेंट ही लगाते हैं तो हम लोग एक्स मतलब अलग वो करते हैं उसका, परसेंट डी तो उस वेरिएबल का स्पेसिफायर टाइप है, तो हम लोग को एक्स में देखो ये जो स्पेसिफायर या टाइप लगाई जा रही है ये तो कंपाइलर के लिए लगाई जा रही है, कंपाइलर देख के समझ जाए कि भाई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन मैं उसको सेव क्यों कर रहा हूँ वेरिएबल में, क्योंकि मैं कौन हूँ, प्रोग्रामर हूँ ना, जो वैल्यू से इनपुट, भाई आप घर में अगर दूध लेके गए तो किसके नाली में बहा देंगे आप
आपने यूज करना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज मैं ले रहा हूं मुझे उसका इस्तेमाल पता है कि आगे चल के इस्तेमाल होगा, तभी तो पतीली में लेके जा रहा हूँ, वरना फेंक नहीं देता। भाई वो दूध पहले से खराब होता, कोई चीज ऐसी लाके दे तो पहले से खराब हुई भी होती तो आप उसे घर में लेके आते। आप अगर उसे कंटेन कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में प्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आगे चल के आपने उसकी चाय बनानी है, ये कुछ और करना। बात समझ में आती है। तो यहां पर भी यह है कि ये परसेंट डी तो कंपाइलर को बता रहा होता है कि जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का, लेकिन प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर हमेशा किसी वेरिएबल, जब भी यूजर मुझे कोई चीज इनपुट देगा तो प्रोग्रामर को चाहिए कि हमेशा से किस चीज में रखे वेरिएबल। अगर नहीं रखेगा तो फिर उस वैल्यू को यूटिलाइज, एक तो सिंटैक्स के अगेंस्ट चले जाएंगे, और दूसरी चीज है आप उस वैल्यू को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब खुद सोच के बताओ, सी लैंग्वेज पढ़ दी ना पूरी, बताओ सी लैंग्वेज में अगर प्रिंटफ नहीं होता तो क्या नुकसान होता? कोई आउटपुट ही नहीं होता। क्या आउटपुट से एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता ना सर। नहीं, अब बगैर प्रिंटफ के एग्जीक्यूट तो हो जाता है। हो सकता है लेकिन आउटपुट नहीं है। आप स्क्रीन के ऊपर कोई चीज डिस्प्ले, स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं display। तो किसी प्रोग्राम में स्क्रीन पर डिस्प्ले करने की क्यों जरूरत पड़ती है? मेरे को पता भाई यूजर ने कुछ पूछा है मुझसे तो मैं जबान, अब आपने अपना मुंह भी बंद कर लिया, आंखें भी बंद कर ली, सब कुछ, और आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोई फायदा होगा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रिंटफ की शक्ल में, अच्छा अगर मेरे पास इफ नहीं होता स्टेटमेंट तो क्या नुकसान है? तो हम लोग कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट इफ भी जगह पे इफ एल्स कैसे होता है? नहीं, अगर इफ नहीं होता तो अपने प्रोग्राम में मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती? जैसे कि हम लोग ने कोई ग्रेड्स वगैरह वाले, बताओ बताओ, तुम बताओ। हाँ ये बताओ कि अगर इफ स्टेटमेंट नहीं होती, इफ एल्स वाली होती ही नहीं प्रोग्राम में, ये बनाते ही नहीं सी लैंग्वेज वाले, तो प्रोग्रामर को प्रोग्राम करते हुए किन चीजों की दिक्कत होती? सर जब हम कंपैरिजन कर रहे होते तो आप इफ के साथ करके कहते हैं ना कि अगर ऐसा हो तो ये हो जाए, कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो हम कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते अगर इफ नहीं हो। डिसीजन इफ ही की वजह से लेते हैं। स्विच के अंदर भी वही इफ वाला काम हो रहा होता है। अच्छा लूपिंग स्टेटमेंट नहीं होती तो क्या नुकसान? तो हम लोग को बार बार एक ही चीज लिखनी पड़ती खुद, बार बार खुद लिखनी पड़ती। मतलब मैंने एक चीज 10 दफा करनी है, 10 दफा इनपुट लेना है, 10 नंबर को प्रिंट कराना है, 100 नंबर प्रिंट कराना है, तो 100 दफा इनपुट लिखना पड़ता। तो लूपिंग स्टेटमेंट हमें क्या काम करती है कि सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराने में हमारी मदद कर रही है। समझ रहे हैं? स्कैनफ नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम? तो हम लोग यूजर से इनपुट ले नहीं कर सकते। आप ना लेते यूजर से इनपुट, क्या प्रश्न? सर फिर दूसरे लेकिन क्या? लेकिन यूजर ने अपने मतलब उसको उसे अपनी वैल्यू सेट यूजर कहता है भाई मैंने तुमसे कहा कि मुझे ना टेबल प्रिंट करा के दिखाओ, तो तुम प्रिंट करा दो टेबल। लेकिन अगर उसने उसे मतलब अपने टेबल की मतलब अपनी वैल्यू मैंने तुमको बता दिया, अच्छा चलो 6 का टेबल प्रिंट कर दो, तो तुम नहीं कर सकते। उसमें वेरिएबल की जगह क्या रख दो, 6 रख के प्रिंट कर दो, 6 का टेबल मेरे सामने आ गया। फिर तो समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? प्रिंट हो गया ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपका प्रोग्राम जनरलाइज नहीं होगा। अब यूजर को जब 7 का टेबल प्रिंट कराना पड़ेगा तो यूजर को फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को कहेगा अब मुझे 7 का करो, फिर प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम खोलेगा, फिर 7 का प्रिंट कर दे। तो क्या प्रोग्रामर यूजर के साथ बैठा रहेगा कि जब जरूरत पड़े तब करके? तो गलत हो जाएगा ना ये। इसलिए प्रोग्रामर अपने टेबल के अंदर यूजर को डायनामिकली अलाउ करता है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तुम जिसका टेबल चाहोगे तुम्हें ये प्रिंट करके दे दो। तुम्हें समझ में आ रही बात? तो स्कैनर का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर आप अपने प्रोग्राम में डायनामिकली क्या है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर आप यूजर से या कोई भी इनपुट ले रहा है तो वो क्या चीज, अब मैंने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी। जैसे मूवी में कोई इनपुट नहीं होता तो इंटरैक्टिव नहीं होती मूवी, इंटरैक्टिव होती है मूवी। एक दफा देख लेने के बाद इंटरैक्शन सारी आपके पता, और वैसे तो आपकी इंटरैक्शन होती ही नहीं उसमें, तो घबराहट की इंटरैक्शन होती है जब मूवी चल रही होती है, आप परेशान होते हैं कि यार अब क्या होगा अब क्या होगा। लेकिन एक दफा जब हो जाता है तो दूसरी दफा आप मूवी क्यों नहीं देखते? पता नहीं बस मेरी खत्म। जब आपने सब कुछ देख लिया तो फिर दूसरी दफा पता होता है कि क्या कि एंड में क्या होगा। एंड तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन गेम के अंदर क्या होगा, गेम लेवल चेंज हो जाते हैं। लेवल चेंज हो जाते हैं, आपका एंड नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हो सकता है इस दफा ऐसा हुआ, अभी इस दफा मैं खेलूं तो हो सकता है किसी और जगह निकल जाऊं। आपके बात समझ में आ रही? अच्छा हम लोग जो अपनी डेली लाइफ, हमारी जिंदगी जो गुजरती है वो किस तरीके, उसमें क्या मुस्तकिल तौर पे इनपुट दिए जा रहे हैं या बगैर इनपुट के एक ही जैसी चलती चली? इनपुट दिए
तुम बताओ। कुछ पता नहीं। मैं सर इनपुट तो दे रहे होते हैं सर, गेम जैसे नहीं गेम नहीं, हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या उस जिंदगी में आपको इनपुट्स मिल रहे होते हैं या बगैर इनपुट के आप चलते चले जाते? सर मिल रहे होते हैं। कैसे? मसलन आप क्लास में आए और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया किसी क्लास में किसी और आपने सोचा कि यार जबरदस्त, आप खुश भी थे। अगली क्लास के अंदर आप बच्चे से बात करते हैं, टीचर ने आपको जलील कर दिया। अब जैसे टीचर आपको कुछ बोलेगा आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप वही इन्वायरमेंट जो बड़ी अच्छी लग रही थी ना, वही इन्वायरमेंट खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि डेली लाइफ में भी बहुत सारे इनपुट्स मिल रहे होते हैं आपकी बॉडी में, आप उनको इनपुट लेके उसके ऊपर अपने मूड को भी चेंज कर रहे होते हैं, उनके ऊपर फंक्शन भी कर रहे हैं। मसलन मैं तुमसे कहूँ मेक अ प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है, इनपुट दे रहा हूँ मैं तुम उसको सुनोगे और फिर प्रोग्राम क्या करने लगोगे, लिखने। कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो कि बंदा सुनता ही नहीं है, उनको जाने देता है। मसलन बहुत सारे इनपुट आ रहे होते हैं, आपके दिल की जो धड़कन होती है ना, वो भी आपके लिए इनपुट होता है, लेकिन वो सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जो जो लोग अल्लाह के करीब होते चले जाते हैं ना, जो अल्लाह ताला ये कहता है ना कि अगर तुम मुझे तलाश करोगे ना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं दिखाई दूंगा, यानी कि सही डायमेंशन, सही डायरेक्शन में नहीं। बंदा अगर भटका हुआ होता है ना तो उसको अल्लाह कहीं नहीं नजर आता, वरना वो यही सोचता है बताओ किधर है अल्लाह। करते हैं ना लोग सवाल अल्लाह का है। लेकिन जिससे अल्लाह दिखाई दे रहा होता है, जिसके अंदर की आंख खुली हुई होती है, उसको अपनी धड़कन जो होती है ना, उसकी आवाज भी सुनाई देती है। और उसमें इसका मतलब क्या है कि इनपुट्स बॉडी के पास आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इनपुट को वेरिएबल में प्लेस कर रहे हो और किस इनपुट को आप क्या कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो। कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं हम डिस्कार्ड, अब मुझे अगर इनपुट की जरूरत नहीं है तो मैं वेरिएबल प्लेस ही नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि प्रोग्रामिंग जो होती है वो किसी एक लॉजिक, अब मैं यही आपको जो बता रहा था वेरिएबल का, अल्लाह ताला के लिए अगर देखा जाए तो जो कुछ इस दुनिया में सब कुछ होना है, हमारी तकदीर, बताइए उसमें इनपुट्स हैं। अल्लाह जानता है ना कि भाई मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और कहाँ खत्म होऊंगा मैं, सब जानता है ना अल्लाह। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पूरी सीक्वेंस बन रही है वो कौन सा इनपुट का है, उसमें कोई इनपुट नहीं नजर आता, लेकिन उसमें भी इनपुट होता है। आपकी जो तकदीर होती है, आपकी दुआ से, तदबीर से तब्दील होती है, दुआएं लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अल्लाह ताला ने अपने लिए जो बना के रखा है उसके अंदर इनपुट क्या रखा है, आपकी दुआएं रखी हैं। तो इनपुट आपके प्रोग्राम में किसी भी पोजीशन पे कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है, बस यहीं तक। बस